आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। भारतीय थल सेना को लेकर लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो एसएस प्रचंड का प्रोक्योरमेंट होने वाला है, इसके लिए भारतीय थल सेना ने अपनी कमर कस ली है। और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय थल सेना का प्लान ये है कि आने वाले भविष्य में वो एसएस प्रचंड में 20 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले जो लोइटरिंग म्यूनिशन है और 100 किलोमीटर रेंज वाले जो एयर लॉन्च ड्रोन है, उन्हें एडवांस रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक पर्पस के लिए वो इंटीग्रेट करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये प्लान पहले से ही कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अब भारतीय थल सेना खोल करके इसके समर्थन में आ चुकी है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स 10 की संख्या में हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है और इसके अलावा 66 हेलीकॉप्टर ऑर्डर में है और भारतीय थल सेना के लिए भी जो 90 हेलीकॉप्टर्स हैं ये ऑर्डर में है। इनकी डिलीवरी अगले 2 वर्षों में शुरू हो जाएगी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ साथ जो एडवांस लोइटरिंग म्यूनिशन है उससे इनको इक्विप किया जाएगा। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसने इस समय हड़कंप मचा दिया है और इस समय जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एंथुजियास्ट हैं, उनका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इस समय कंफ्यूजिंग है। दरअसल हमने अभी कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 3 जो प्राइवेट सेक्टर टाइटन्स हैं इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें क्रमशः टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लॉसन एंड टुब्रो और भारत फोर्ज का नाम सामने आया है और ये इस प्रोग्राम के लिए कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन आज भारत के 2 प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट ने उस समय हड़कंप मचा दिया जब उन्होंने ये अपने रिपोर्ट पे कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से साइडलाइन कर दिया गया है। जी हाँ, और अगर ये बात सच है तो ये भारत के एविएशन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत के सबसे प्रीमियम या सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया हो। दरअसल ये जो रिपोर्ट आई है ये 2 न्यूज़पेपर जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित है, इनमें से पहला है इकोनॉमिक्स टाइम्स और दूसरा है हिंदुस्तान टाइम्स, इनकी रिपोर्ट है। और मामला संदेहप्रद ज़्यादा तब हो गया जब ये बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तक पहुंची और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि उनके पास इस समय अलग अलग तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर, जहां पर एचएएल का अटेंशन उन्होंने ग्रैब किया है और एचएएल इस मामले की जानकारी तक पहुंची है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने ये कहा कि उन्हें कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी फिलहाल इस मामले में डीआरडीओ की तरफ से नहीं मिला है और इसलिए अभी इस स्थिति में वो कमेंट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि एचएएल फिलहाल अपने जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको फुली इन्फॉर्म रखने के लिए कमिटेड है। जितना भी डेवलपमेंट होगा उसकी जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। और यहाँ पर अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बाहर हो गई है तो लोग तो यहाँ तक कहते नजर आ रहे हैं कि एचएएल की दशकों पुरानी जो मोनोपोली थी अब वो खत्म हो चुकी है और भारत ने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बदल दिया है, जहाँ पर अब भारत इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने के लिए उन पार्टनर्स को सेलेक्ट कर रहा है जो इस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी आपको हम बता दें कि जब तक ऑफिशियली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या डीआरडीओ की तरफ से इस बारे में टिप्पणी नहीं होती है तो हमें किसी डिसीजन पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एचएएल कोई छोटी संस्था नहीं है। पहले भी जब हम लोग एसपीवी मॉडल को डिस्कस करते थे तो वहां पर एचएएल की भूमिका लीड इंटीग्रेटर की होती थी। हालांकि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, आप अपनी भी राय दीजिए। क्या ये सही कदम होगा एचएएल को इस प्रोग्राम से बाहर करना? क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, जहां पर हमने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन को लेकर हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। और हमने आपसे कहा भी था कि जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको ही 15,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा और फिर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर ही होने वाली है। क्या आपको लगता है कि एचएएल सच में बाहर हो सकती है या हो गई है? और अगर हो गई है तो क्या ये एमका के हित में है या उसके हित में नहीं है? आप अपनी राय अवश्य दें। एक तरफ जहां मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीजें सामने आई हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से साइडलाइन कर दी गई है, तो वहीं अब मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि एचएएल इस समय प्राइमरी फोकस जो है वो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की SU-57 जो डील है उस पर दिखा रही है। एचएएल ने इस समय यूएसी के साथ मिलकर के SU-57 की संभावनाओं पर चर्चा शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मल्टीपल न्यूज सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस समय भारत ने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि अगर अब कोई भी डील किसी भी देश के साथ अगर होती है, फिर चाहे वो SU-57 फैलन की हो या राफेल की हो, तो यहाँ पर भारत अब पुरानी जो तरकीब रही थी अपने डील को फाइनलाइज करने की उससे हटकर विचार करेगा। और यहाँ पर अब ये चीज़ सिंपल परचेज तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत ने कुछ विशेष पैरामीटर यहाँ पर रख दिए हैं।
और बड़ी बात यह है कि रूस उन पैरामीटर्स से सहमत भी है। भारत इस समय एक लॉन्ग टर्म एरोस्पेस पार्टनरशिप प्रोग्राम की तरफ देख रहा है, ना कि ऑफ द सेल्फ डील की तरफ। यानी कि भारत अब बने बनाए फाइटर जेट पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और यही चीज रूस के साथ भी अप्लाई होती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस इस समय भारत के साथ जिस विषय पर बात कर रहा है, वहां पर कैसे इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करना है, कैसे चरणबद्ध तरीके से निर्माण शुरू करना है और स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट ड्रिवन जो डिज़ाइन है वो इसका कोर है डील का। सबसे खास बात तो ये है कि लोकल प्रोडक्शन तो टेबल पे है ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो मेंटेनेंस एंड अपग्रेड इकोसिस्टम है, इसको लेकर के भी रूस के साथ जो बातचीत है ये चल रही है। और यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको सबसे बड़ी भूमिका निभाती दिखाई पड़ेगी अगर रूस के साथ ये डील हो जाती है, क्योंकि F-16 जो सुखोई 30 MKI की प्रोडक्शन लाइन है, रिपोर्ट्स के अनुसार यहीं पर जो आगे का काम है वो होता हमें नजर आएगा। तो देखते हैं कि ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकली कब तक देखने को मिलती है, क्योंकि भारत ने अब काफ़ी क्लियरली SU-57 पर अपना इंटरेस्ट व्यक्त करना शुरू कर दिया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है F404 इंजन डिलीवरी को लेकर के। अगर हम द ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम के लिए जो छठा F404 इंजन है ये भारत को डिलीवर कर दिया है। और इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत में टोटल जेट इंजन जो अब तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से डिलीवर किए गए हैं उनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। रिपोर्ट की बात माने तो जनवरी के अंत में ये जो इंजन है भारत को डिलीवर किया गया है और अब यहाँ पर जो 6 तेजस मार्क 1A हैं उनमें ये इंजन फिट किए जाने के बाद भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। हालांकि भले ही आपको यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये थोड़े सुकून दे सकते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को देखते हुए रिपोर्ट्स बताती हैं कि इतने इंजन से काम नहीं चलेगा। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को ये आश्वासन भी दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से तकरीबन 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक वो डिलीवर कर पाएंगे और उन्होंने अपनी जो प्रतिबद्धता है वो नंबर्स को इंक्रीज करने पे भी दिखाई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो फिलहाल वो 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक आगे चल रहे हैं, लेकिन एक बार जब नासिक प्रोडक्शन लाइन फुली एक्टिव हो जाएगी तो तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। और ऐसे में अगर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होती है तो ये नंबर 30 तक भी पहुंचेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक अपनी प्रतिबद्धता पर बनी रहेगी, उन्होंने जो कमिटमेंट दी है क्या वो उसको पूरी कर पाएंगे, क्योंकि भूतकाल में भी ऐसी कमिटमेंट करी गई थी, लेकिन बाद में हमने सप्लाई चेन हर्डल्स और दूसरे चीज़ों के चलते जो इंजन में डिले है वो देखा था। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कहा कि अब नियमित समय अंतराल पर भारत को जो इंजन्स हैं वो मिलते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समस्या जो उनकी सप्लाई चेन में थी उसको रिस्टोर कर लिया गया है और अब चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।